नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हृदय था, हृदय का जो कितनी बार धड़कता है हृदय और उसमें कितना रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर कब होता है, मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है वह कब बढ़ता है, कब घटता है और उसके बारे में जानेंगे क्या चीज़ कब तक रहना चाहिए। ठीक ना, चलिए देखेंगे। तो हम बोलेंगे पहला हमारा क्या है, हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन का मतलब होता है जो, या बोलेंगे हृदय स्पंदन या बोलेंगे हृदय का धड़कना, या इसको बोलते हैं हार्ट बीट बोल देते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है और कितनी बार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार धड़कता है, और उसके बारे में जानेंगे कि जो किन किन क्रियाओं द्वारा वह धड़कन की प्रक्रिया पूरा करता है। ठीक ना, तो हम बताएंगे जो हमारा क्या होता है, हृदय स्पंदन होता है वह किसके द्वारा या किसके फैलने या सिकुड़ने के माध्यम से धड़कता रहता है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो हृदय होता है, हृदय लगभग हम लोग पढ़े होंगे या कोई बताया होगा कि जो हमारा हृदय होता है हमारा कितना बार धड़कता है, 72 बार माना जाता है ना। मतलब कहने का जो हृदय का धड़कन होता है वह धड़कने का कितना लेता है, बोलेंगे 72 बार धड़कता है। मतलब 1 मिनट में वह कितना बार धड़कता है, 72 बार। ठीक ना, तो बोलेंगे हृदय 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है। क्या बोलेंगे, जो हार्ट होता है वह 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 70 से 75 बार धड़कता है, जो औसतन 72 बार प्रति मिनट होता है। कहने का मतलब अगर कहीं मिल जाता है 70 से 75 के बीच में मिल जाता है ऑप्शन में तो उसको सही कर देंगे। अगर क्या होता केवल 72 बार मिल जाता है तब हम क्या मानेंगे, पूरा सही मानेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जो हृदय होता है हृदय लगभग कितना बार धड़कता है, बोलेंगे 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। आगे बढ़ेंगे, अब धड़कन कैसे उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो बोलेंगे जो हृदय होता है, हृदय, अब हृदय धड़कता कब है, तो बोलेंगे हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को प्रकुंचन कहते हैं। जो हृदय होता है, हृदय का सिकुड़ना और हृदय का फैलना 2 क्रियाएं होती हैं। हम बोलेंगे जब हृदय सिकुड़ेगा और जब फैलेगा तो बोलेंगे वहाँ धड़कन 1 बार होगा, मतलब हृदय क्या होगा, 1 बार धड़केगा, फिर 1 बार सिकुड़ेगा, 1 बार फैलेगा, हम क्या बोलेंगे, दूसरी धड़कन हो गई या दूसरी बार धड़कती है। फिर तीसरी बार हम क्या बोलेंगे, फिर 1 बार सिकुड़ेगा, 1 बार फैलेगा, फिर हम क्या बोलेंगे, जो हमारी प्रक्रिया रहेगी ऐसी चलती जाएगी। अब 1 मिनट में जितनी बार हमारा क्या होता है, सिकुड़ता फैलता है, वही उसका क्या कहला देता है, वही इसका धड़कन कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को प्रकुंचन तथा फैलने की क्रिया को अनुशीतलन कहते हैं, जिसके कारण जो हृदय होता है वह क्या होता है, धड़कता है। जो बताया गया, सिकुड़ने की क्रिया को प्रकुंचन कहते हैं, फैलने की क्रिया को अनुशीतलन कहते हैं। मतलब कहने का जो हमारा सिकुड़ जाता है, प्रकुंचित हो जाती है या कुंचन हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, और अनुशीतलन का मतलब होता है फैल जाता है। मतलब फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनुशीतलन कहते हैं, जिसके कारण जो हृदय होता है वह क्या होता है, धड़कता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात अब हम बोलेंगे, जो हृदय होता है हृदय में कितने धड़कन के बाद या एक धड़कन के बाद कितना ml जो हमारा, या कितना जो हमारा ब्लड होता है, कितना ब्लड जाता है और आता है, जानेंगे। क्या बोलेंगे, हमारा स्ट्रोक आयतन होता है। स्ट्रोक आयतन का मतलब होता है जो हमारा हृदय है, हृदय के जो शुद्ध रक्त अंदर जाएगा वह कितना कितना शरीर के अंदर जाके वह पंप करके बाहर निकालता है, उसके बारे में बताया गया है। उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक धड़कन के फलस्वरूप प्रत्येक नीले से 70 ml रुधिर निकलता है। प्रत्येक धड़कन से मतलब कहने का एक क्या होगी प्रक्रिया, एक सिकुड़ने की क्रिया और क्या बोलेंगे, अनुशीतलन, या बोलेंगे जो स्पंदन होगा, हृदय का जो स्पंदन होगा, एक बार स्पंदन जब करेगा तो 70 ml क्या निकालेगा, ब्लड को क्या करेगा, नीले से रुधिर क्या करता है, 70 ml निकाल लेता है। तो क्या बताया गया, प्रत्येक धड़कन के फलस्वरूप
क्या होता है, प्रत्येक निलय से 70 ml रुधिर निकलता है। क्या होता है, 70 मिलीलीटर का जो रुधिर होता है वह निकल जाता है। कब, जब एक धड़कन करेगा। प्रत्येक धड़कन के फलस्वरूप प्रत्येक निलय से, जो निलय रहेगा उस निलय से 70 ml की क्या हो जाएगी, जो हमारा रुधिर होता है निकलता है। यहाँ तक बात सबको समझ आया। अब वही जो 70 ml बाहर निकल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन कह देते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि स्ट्रोक आयतन होता क्या है, बोलेंगे प्रत्येक धड़कन के फलस्वरूप प्रत्येक निलय से 70 ml रुधिर निकलता है, इसी को स्ट्रोक आयतन कहते हैं। स्ट्रोक आयतन कहते हैं, मतलब निलय से 70 ml जब क्या होगा, ब्लड निकलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रुधिर दाब, रक्तचाप या जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर, जिसे नहीं बोलते कि मेरा बीपी हाई हो गया, बीपी हमारा लो हो गया, है ना। घर पे नहीं बोलते कि अरे घर पे दादाजी होंगे, दादी जी होंगी, उसमें क्या बताते हैं कि इनका जो है बीपी आज बढ़ गया, इतना बढ़ गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, बढ़ गया 120 हो गया, है ना। तो वह कितना बार हमारा जाता है या कितना हो सकता मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है वह जानते हैं। अब ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसके द्वारा जो दबाव किया जाता है, ब्लड के द्वारा हार्ट पे जो दबाव डाला जाता है उसी को हम बोल देते हैं ब्लड प्रेशर। अच्छा, कभी कभी देखे होंगे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम, अच्छा ब्लड प्रेशर में होता क्या है, जो हमारे जब हम लोग कोई चीज़ जल्दी जल्दी क्रिया करने लगते हैं, अपने शरीर को हम जल्दी क्रिया कराने लगता है तो क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है वह तेज़ी तेज़ी हो जाती है। अब जब तेज़ी तेज़ी हो जाएगी तो उसका क्या होगा, वह हार्ट बीट का मतलब होता है जो उसका धड़कना होता है वह भी क्या होता है, तेज़ी से बढ़ने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं। अब उसमें जब ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट बीट हो जाएगी, जब ज़्यादा धड़केगी तो उसमें क्या होगा, जो रक्तचाप होगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगी, उसका मान बदल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे रुधिर दाब या रक्तचाप क्या होता है, बोलेंगे हृदय के धड़कन के फलस्वरूप धमनियों में रुधिर दबाव के साथ बहता है। क्या बताया जाए, हृदय के धड़कन, जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कब उत्पन्न होगा, जब धड़कन क्या होगा, मतलब जो हमारा हृदय था, धड़कता था, उसमें कमी या वृद्धि होगी, तब हम बताएंगे कि ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा या कम हो सकता है। क्या बताया जा रहा है, हृदय के धड़कन के फलस्वरूप, मतलब जब हृदय धड़कता है उसके बाद धमनियों में रुधिर दबाव के साथ बहता है, मतलब जो धमनी होता है उसमें जो रुधिर रहेगा वह दबाव के साथ जब बहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को रक्तचाप कहते हैं या बोलेंगे रुधिर दाब कह देते हैं। किसके द्वारा, हम बोलेंगे जो धमनी होता है, धमनियों में रुधिर दबाव के साथ बहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे रक्तचाप कहते हैं। क्या बोलेंगे, हृदय के धड़कन के फलस्वरूप धमनियों में रुधिर दबाव के साथ बहता है, जिसे रक्तचाप कहते हैं। फिर से बताते हैं कि हृदय के धड़कन के फलस्वरूप, मतलब जो हृदय हो गया जब धड़क गया उसके बाद धमनियों, जब धमनी जो रहेगा, धमनी में जो रुधिर का दबाव होगा और जब रुधिर के दबाव के साथ धमनियों में बहेगा, रुधिर जो रहेगा धमनियों में दबाव के साथ बहेगा, तो क्या कहेंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रुधिर दाब, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर या बीपी कह देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे सामान्यतः धमनियों में यह चाप 2 प्रकार का होता है, मतलब कहने का जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वह हमारे शरीर में कितने भाग में, 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ के आ रहे पीछे, प्रकुंचन होता है और एक क्या होता है, अनुशिथिलन होता है, उन्हीं को 2 भागों में बांट दिया है। कैसे, क्योंकि एक बार बताया गया था कि जो सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है उसे प्रकुंचन कहते हैं और फैलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुशिथिलन कहते हैं। यही चीज़ हमारा किसमें बताया जा रहा है, जो हमारा रुधिर दाब होता है, रक्त दाब होता है, इसमें भी उसको बता दिया गया। मतलब कहने का है कि जब क्या बताया गया, जब प्रकुंचन 120 बार होगा, 120 बार होगा, तब भी हमारा क्या होगा, बीपी माना जाएगा सही हमारा बढ़ा हुआ है या समानता मान दिया जाता है। और क्या माना जाता है, और दूसरी बात बताया गया है कि जो हमारा
क्या होता है, अनुशीतलन होता है। कितना बार है, 80 मिलीमीटर। क्या होता है, पारा में क्या करता है, चाप लगाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अनुशीतलन। एक बार फिर से बताते हैं इसको, क्या बताया जा रहा, समानता धमनियों में यह चाप दो प्रकार का होता है। पहला बताया गया प्रकुंचन रक्तचाप होता है, एक अनुशीतलन रक्तचाप होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम क्या करें, प्रकुंचन मतलब जो हमारा फैलने की प्रक्रिया, सिकुड़ने की क्रिया जो हो रही है, सिकुड़ने की जो क्रिया हो रही है वह क्या हो रही है, 120 मिलीमीटर पारा, है ना। मतलब कहने का एक इसको हम क्या बोले, HG मतलब पारा हो जाएगा, ये मिलीमीटर हो गया, तो 120 मिलीमीटर पारा के प्रकुंचन को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं प्रकुंचन ताप, रक्तदाब कहते हैं, है ना। अगर 80 मिलीमीटर पारा करके हमारा जाएगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुशीतलन रक्तचाप कह देंगे। जैसे हम लोग मापने जाते हैं ब्लड को, कैसे मापते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन होता है, कौन सा मशीन होता है, बोलेंगे स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। स्फैग्नोमैनोमीटर के पास जाएंगे क्या करता है, शरीर में हम क्या करते हैं, अपने हाथ में चाहे दाहिने चाहे जिस हाथ में हम क्या कर ले, एक पट्टी जैसे होता है उसको बांध लेते हैं। अब बांधने के बाद हम क्या करते हैं, एक मशीन लगे तो इसमें पारा भरा होता, द्रव भरा होता है और लिखा होता है 10 20 30 40 50 मीटर लगा के रखा होता है। अब उसको हम क्या करते हैं, पंप करते हैं, तो यहाँ पर हवा भरती है, हमको लगता है यहाँ पर हवा भरती ना। अब वही क्या करता है, हवा भर के उसको हम क्या करते हैं, भर के छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद उसमें क्या करता है, जो हमारा पारा होता है, पारा उसमें पारा का जो दबाव होता है, मतलब जो बना होता है, वह पारा क्या करता है, बताता है कि कितना दूर गया कितना दूर नहीं गया। तो वह क्या बताता है, जब पारा ऊपर जाएगा 120 जाएगा तो उसे हम बोलेंगे प्रकुंचन रक्तचाप। मतलब कहने का जो हमारा सिकुड़ने की क्रिया है वह ज़्यादा हो रही है। अगर 80 हो रहा है, अनुशीतलन कितना हो जा रहा, 80 मिलीमीटर पारा करके हो जा रहा, तो हम क्या कहेंगे, अनुशीतलन हो जा रहा। मतलब कहने के फैलने की क्रिया कितना हो जा रही है, 80 हो जा रही है। बात समझ में आया कि नहीं है। मतलब कहने का कि जो हमारा जो मापा जाता है, जो मापा जाता है पारा के हिसाब से, जब हमारा क्या होगा 80 हो जाएगा, 80 मिलीमीटर पारा करके हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वह अनुशीतलन हो जा रहा। मतलब जो सिकुड़ने फैलने की क्रिया हो जा रही है ज़्यादा हो जाए, 80 हो जा रही है। अगर हमारा क्या हो जा रहा है, 120 मिलीमीटर पारा हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, जो सिकुड़ने की क्रिया हो जा रही है वह कितना हो जा रही है, 120 हो जा रही है ना। इसको ऐसे माप के बता देते हैं। अब हम आगे बोलेंगे, रक्तदाब, रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। मतलब जो ब्लड होता है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए क्या किया जाता है, बोलेंगे स्फैग्नोमैनोमीटर का यूज कर लेते हैं। आगे, सामान्यतः रुधिर दाब को 120 या 80 मिलीमीटर पारा से प्रदर्शित कर देते हैं। मतलब कहने का जो हमारा सामान्यतः या ब्लड प्रेशर होता है उसको हम मापते कितना, अगर बोले 80 से 120 के बीच में रहेगा तो हम लोग नॉर्मल मानते हैं। क्या मानते हैं कि हमारा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है सही है। उससे कम तो बोलेंगे कम हो गया, उससे ज़्यादा बोलेंगे उससे ज़्यादा हो जाएगा। कितना कितना मान लेते हैं, 120 से 80 या 80 से 120 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब हम लोग क्या पढ़े थे, जो रुधिर संवहन बताया गया, परिवहन परिसंचरण बताया गया था। परिसंचरण हमारा 3 भागों में बताया गया था। एक क्या था, जल संवहन तंत्र था, जल के बारे में पढ़ चुके थे। फिर दूसरा बताया गया था रुधिर संवहन तंत्र, ये रुधिर संवहन हृदय के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और तीसरा बताया गया और तीसरा क्या बताया गया था, तीसरा बताया गया था कि लसिका परिवहन तंत्र होता। आज वही तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। क्या बताया गया था कि जो परिवहन होता है, परिवहन हमारा 3 तरीके से होता है। पहला बताया गया था जल संवहन या जल परिवहन तंत्र होता है। दूसरा क्या होता है, रुधिर परिवहन तंत्र होता है या रुधिर संवहन तंत्र होता है। और तीसरा बताया गया था लसिका परिवहन तंत्र या लसिका संवहन तंत्र होता है। अब हम 2 चीज़ पढ़ चुके हैं, जल संवहन तंत्र पढ़ चुके हैं जो हमारे मछलियों में बताया गया था, और जो हमारा रुधिर संवहन तंत्र होता है वह मानव में ज़्यादातर होता है। इसलिए हम क्या कर दिया, मानव के हृदय के बारे में या रुधिर संवहन जो हो रहा था उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब आगे आज हम बढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, लसिका परिवहन तंत्र होता है, लिम्फ है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम बोलेंगे लसिका रुधिर वाहिनियों तथा जो लसिका होती है, लसिका कहाँ कहाँ से निकलती है, तो बोलेंगे
लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के खाली स्थान में पाया जाता है। जो लसिका होती है वह क्या होता है, रुधिर वाहिनियों में तथा ऊतक जो होता है, ऊतक टिश्यू जो होते हैं उसके जो खाली स्थान होते हैं उन खाली स्थानों पर हम पाए जाते हैं। बोलेंगे जो हमारा लसिका होता है, लसिका क्या होता है, रुधिर वाहिनियों में और जो ऊतक होता है ऊतकों के खाली स्थान में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, लसिका रुधिर का छना हुआ तरल पदार्थ होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड का जो छना हुआ भाग होता है हम क्या कहते हैं, जो हमारा लसिका होता है, लसिका का जो रुधिर होता है, रुधिर लसिका जो होती है वह क्या होता है, रुधिर का छना हुआ भाग होता है। मतलब उसको क्या कहते हैं, चाहे क्या कहते हैं, उसे छान कर क्या कहते हैं, अलग कर दिया था। जो अलग भाग होता है या अलगाव जो किया जाता है छानने के बाद वही क्या होता है, वही लसिका कहलाता है। अब किसके द्वारा छाना जाता है, बोलेंगे जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है, शुद्ध और अशुद्ध में उसको क्या कहता है, प्यूरिफिकेशन करके देता रहता है। तो बताया गया कि जो लसिका होता है, लसिका रुधिर का छना हुआ तरल पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब वह छन जाएगा तो वह हीमोग्लोबिन निकल जाएगा। और बताते हैं कि जब हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान कराता है। अब जब हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और क्या बोलेंगे, या बोलेंगे या सफ़ेद रंग का हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब हम क्या करेंगे, लसिका को हम क्या करेंगे, रुधिर को जब हम क्या करेंगे, छान देंगे और छान के जब निकाल देंगे तो वह लसिका बन जाएगा। अब वो लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वह छना हुआ भाग किसका होता है, रुधिर का होता है। अब रुधिर के जब छना हुआ भाग रहेगा तो हम क्या कह देंगे, वह हमारा भाग अलगाव कर लिया। किसको अलगाव कर दिया, बोलेंगे एकदम साफ साफ खाली सफ़ेद सफ़ेद भाग करके रख दिया। और क्या कर दिया, हीमोग्लोबिन भी उसमें नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन निकाल लेगा। जब हीमोग्लोबिन निकाल लेगा तो क्या होगा, जो ब्लड का लाल रंग था वह भी गायब हो जाएगा, वह भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। अब जब हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे जो लसिका होती है वह क्या हो जाती है, वह सफ़ेद रंग का हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बताया गया है, क्या बताया गया, लसिका रुधिर का छना हुआ तरल पदार्थ होता है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसका रंग जो होता है रंगहीन या क्या बोलेंगे, सफ़ेद होता है, वाइट होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब लसिका को भी कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन भागों में बट के पढ़ते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो बोलेंगे लसिका परिवहन निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। किन किन अंगों से, 2 3 या 3 4 अंगों से मिलकर बने होते हैं। तो हम बोलेंगे लसिका कोशिकाओं से, लसिका वाहिनियों से और लसिका अंग होता है और 2 3 पार्ट हो जाते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो बताया गया कि जो लसिका परिवहन होता है बोलेंगे निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। पहला अंग पढ़ेंगे लसिका कोशिकाएं। जो दी लसिका कोशिका जो लिम्फ टिश्यू होंगे, सेल्स होंगे, वह कैसे कैसे हमारा क्रिया करते हैं उनके बारे में जानेंगे। अच्छा, जो हमारा कोशिका होता है, अब कोशिका अलगाव कर लेता किसके, ब्लड से। अब ब्लड से जब अलगाव कर लेगा तो वह क्या हो जाएगा, बोलेंगे हमारा लिम्फ बन जाएगा, लसिका बन जाएगा। और लसिका क्या कर लेगा, वही लसिका से हम क्या करेंगे, वही लसिका से लसिका कोशिका बनेगा। अब जानते कहाँ कहाँ पाया जाता है, चलिए बोलेंगे लसिका कोशिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में स्थित महीन नलिकाएं हैं। मतलब जो लसिका कोशिकाएं होती हैं वह क्या कहता है, शरीर के कई जगहों पर पाए जाते हैं। अब जब ढेर सारे जगहों पर पाए जाएंगे तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे रसांकुर, रसांकुर मतलब छोटे छोटे रोम की जैसी संरचना हो जाएगी। रोम की मतलब जैसे बाल होता है, रोम की बाल जो होता है उस बाल की संरचना जैसे हो जाएगी। बताया गया लसिका कोशिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में स्थित महीन नलिकाएं हैं। महीन नलिकाएं मतलब पतली पतली क्या हो जाए, नली के जैसे रहती है। अब आगे बोल रहे हैं, अब इसको हम अगर देखना रहे तो कहाँ देखेंगे, बोलेंगे जो आंत होता है, आंत के रसा अंकुर में स्थित इनकी अंतिम शाखाओं को आछीर वाहिनियाँ कहते हैं। कहने का मतलब जो शरीर में होता है, शरीर के विभिन्न भागों में पाया जाता है हमारा कौन, लसिका कोशिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में पाया जाता है। अब बताया गया
कि जो लसिका कोशिकाएं होती हैं, लसिका कोशिकाएं जो होती हैं वह क्या कर दिया, उसका जो अंतिम भाग होता है वह आंत के कहाँ था, रसांकुर में स्थित होता है या स्थित होता है ना। तो बताया गया आंत के रसांकुर में स्थित इनकी अंतिम शाखाओं को आछीर वाहिनियां कहते हैं। मतलब जो आंत होता है, आंत में जाके यह समाप्त हो जाता है, वही उसका क्या होता है, अंतिम भाग होता है। जब अंतिम भाग होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, आछीर वाहिनी कहते हैं, आछीर वाहिनी कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का जो पतली पतली नली जैसा रहता है वह जाके कहाँ समाप्त हो जाता है, जो आंत होता है आंत के रसांकुर में जाके समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, लसिका वाहिनी क्या होता है। लसिका वाहिनी देखिए यहाँ बताया गया आछीर वाहिनी बन जाता है ना। अब बोलेंगे जो लसिका कोशिकाएं होती हैं जहाँ कहाँ जाता है, आंत के रसांकुर में स्थित जो अंतिम शाखा होती है उसे आछीर वाहिनी कहते हैं। अब वही वाहिनी कौन सा बन गया, लसिका वाहिनियां बन गया। अब लसिका वाहिनी क्या बोलेंगे, बोलेंगे लसिका कोशिकाओं या लसिका कोशिकाएं परस्पर मिलकर लसिका वाहिनियों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जो लसिका कोशिकाएं होंगे ये आपस में जब मिल जाएंगे, मिलने के उपरांत क्या हो जाएंगे, किसका निर्माण कर लेंगे, लसिका वाहिनियां का निर्माण कर लेंगे। तो बताया गया लसिका कोशिकाएं परस्पर मिलकर लसिका वाहिनियों का निर्माण करते हैं। आगे लसिका वाहिनियों के अंदर लसिका नामक द्रव भरा होता है। क्या होता है, लसिका नामक क्या होता है, द्रव्य भरा होता है। द्रव्य मतलब एक पदार्थ भरा होता है। किसके अंदर भरा था, बोलेंगे लसिका वाहिनी। वाहिनी का मतलब होता है छोटे छोटे क्या होंगे, नली के जैसा रहे, वाहक रहेंगे, है ना। वाहिनियां का मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला कोई हमारा नली होता है ना। तो बताया गया लसिका वाहिनियों के अंदर लसिका नामक द्रव भरा होता है, जो क्या करता है, रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है। जो क्या होता है, जो रुधिर होता है रुधिर प्लाज्मा का अंश होता है ना। प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा और रुधिर दो भागों में बटा होता है, उन्हीं का अंश कौन होता है, बोलेंगे लसिका वाहिनी होता है। एक बार फिर से जान लेते इसको। बताया गया लसिका वाहिनी कहाँ होता है, बोलेंगे लसिका कोशिकाएं जब आपस में मिलेंगी, मिलने के बाद लसिका वाहिनियों का निर्माण करेंगी। आगे बताया गया लसिका वाहिनी के अंदर लसिका नामक क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, जो क्या करता है, जो रुधिर प्लाज्मा का ही क्या करता है, अंश होता है, उसी का भाग होता है। किसका भाग होता है, जो प्लाज्मा होता है उसी का भाग होता है। बात समझ में आया कि नहीं।